डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z क्वेश्चन पे आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं A to Z टेस्ट सीरीज, है ना। 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का, क्लास 10th बिहार बोर्ड। ये आपका टेस्ट नंबर 4 है, आज साइंस का चैप्टर 4, ठीक है। 35 टॉप क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आपका बार बार आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आप अपने कॉपी कलम लेके बैठिएगा और इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, देखते हैं आपको कितना नंबर आता है, ठीक है। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, ओके। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो आप देखिए ऑप्शन में 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो बता दें आपको, आपका करेक्ट जवाब है 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, आपका करेक्ट जवाब जो है बता दें आपको, ऑप्शन नंबर क्या, सी है, ठीक है ना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा डियर स्टूडेंट क्या है, देखिए कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है। तो बता दें आपको विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको मालूम होगा एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि ओम के नियम में कौन अचर होता है। तो अब नियम ही कहता है क्या कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, है ना, उसके सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए नियत ताप पर नियम ही कहता है, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या है। प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या है, ओम मीटर, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है ना। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न डियर स्टूडेंट्स हमारा है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, बताइए किस रूप में आपूर्ति की जाती है। तो आपको पता होगा प्रत्यावर्ती धारा है, बोलते हैं AC बोलते हैं, यानी 220 वोल्ट AC आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, 220 वोल्ट AC, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए कि निम्न में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्न में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, विद्युत शक्ति P बराबर IR², ठीक है ना, P बराबर IR², ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है, तो याद रखेंगे। आपका आंसर क्या हो गया, विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब P, पावर, ठीक है। तो P बराबर I² फॉर्मूला होता है, बाकी सभी फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर डियर स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तो प्रतिरोध क्या है। और डियर स्टूडेंट आप जानते होंगे प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर IR फॉर्मूला होता है। तो जब V बराबर IR होता है, यहाँ पे बोला है क्या कि प्रतिरोध, तो R बराबर क्या होगा, V/I, R बराबर क्या हो गया, V/I। तो V का मान कितना, देखिए V का मान 220 है वोल्ट, अब बटा I का मान कितना है, 2 एम्पियर, तो बटा 2 हो गया, कटेगा 110 बार में, ठीक है ना। तो 110 बार में कट गया, तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया हमारा, 110 ओम आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया, 110 ओम सही जवाब हो गया, ठीक है। आपका आंसर जो है सही क्या आ गया, 110 ओम, ऑप्शन नंबर भी सही जवाब है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो बताएंगे आप। अब आपको पहले बता दें अतिभारण का मतलब क्या होता है। अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग, नहीं बोलते हैं कि ओवरलोडिंग हो जाएगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग हुआ। ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ कि जब परिपथ में जो है धारा का मान एक ही परिपथ में ढेर सारा तार जोड़ दिया गया है ना, तो ओवरलोडिंग हो जाता है, तार क्या हो जाता है, गल जाता है। उस स्थिति में जो है आपका धारा का मान शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है,
क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है ना। कम हो जाता है, अतिभांग के समय विद्युत परिपथ धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है, कमता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो अतिभांग के समय जो है धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी बल्ब से 2 मिनट में 360 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो धारा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, आपका यहाँ पर दिया है क्या, टी बराबर 2 मिनट दिया है। 2 मिनट के मतलब कितना हुआ, 120 सेकंड। 120 सेकंड हो गया। 2 मिनट के मतलब कितना सेकंड हुआ, 120 सेकंड हुआ, ठीक है। अब बोला यहाँ पे आपका कुलॉम मतलब आवेश, क्यू बराबर कितना दिया गया है आपका, तो क्यू बराबर दिया 360 कुलॉम दिया गया है, ठीक है, सी दिया गया है। निकालना क्या है आपका, धारा। तो धारा बराबर सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। और क्यू का मान कितना दिया, देखिए क्यू का मान आपका 360 अब बटा क्या हो जाएगा, 120 सेकंड, ठीक है। क्योंकि धारा किसे कहते हैं, प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रभावित होता है उसे हम धारा कहते हैं, ठीक है। तो काटेंगे तो 12 या 36, 3 बार में कट गया, 3 एम्पियर आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आपका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 3 एम्पियर, ठीक है। 360 बटा 120 कर दिया, आंसर आपका आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है किसके द्वारा। परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है आपका एमीटर के द्वारा, ठीक है ना। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, एमीटर के द्वारा माप की जाती है, ठीक है। अगला हमारा अगला प्रश्न क्या है, विभव एवं विभवांतर का सही मात्रक क्या है। तो बता दें आपको, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है ना, वोल्ट। विभव तथा विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपको बता दें, बायोगैस का मुख्य घटक है CH4। CH4 का मतलब हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। CH4 का दूसरा नाम क्या है, मीथेन, ठीक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक हो गया आपका मीथेन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, आपको बता दें, ऐसे इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। यहाँ पर देखिए C2 वो किस में है, तो देखिए C2H5OH आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। अगर बोले मिथाइल अल्कोहल तो CH3OH हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला है इथाइल अल्कोहल तो C2H5 आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि CH3CH2OH में उपस्थित क्रियाशील मूलक कौन है। तो बताएं कि इसमें उपस्थित क्रियाशील मूलक है OH। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है OH, ठीक है ना, OH सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है, एल्काइल का समान सूत्र क्या है। एल्काइल का समान सूत्र आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी है ना, CnH2n+1। CnH2n+1 आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न क्या देखिए, किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ऐसे बोलने की जगह 2 कार्बन है उसकी भी 3 ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ठीक है। तो किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध है, यहाँ पर देखिए, तो आप याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, सही जवाब है C3H4। अगर बोलें कौन सा रेडिकल है, तो आपका याद रखना है अल्काइन। क्या याद रखना है, अल्काइन का जो है, अल्काइन के सदस्यों के भी, कार्बन परमाणुओं के सदस्यों के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है आपका, ये प्रोपीन है, ये प्रोपाइन है, अल्काइन, प्रोपाइन, मिथाइन, इस प्रकार से सदस्य होगा ना, मेंबर्स होंगे ना, वह उसके बीच जो है कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आपके यहाँ बोला गया किस हाइड्रोजन ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। ये जो है CH3H4 अल्काइन ग्रुप का मेंबर है, सदस्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, इसमें बताएं। तो आप कहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी CO, ठीक है ना। कार्बोनिल ग्रुप किसका है, CO का, ठीक है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट है, आप यहाँ पे कर देना है कि अभिक्रियाशील मूलक COOH को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रियाशील मूलक COOH को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको इसको हम अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, याद रखेंगे। अभिक्रियाशील जो COOH है, अभिक्रियाशील मूलक, इसको एसिड कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपको बताना है निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो आंसर हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? असंतृप्त C2H4 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। असंतृप्त जो होता है ना, आपका बोलें तो अल्कीन, अल्कीन के जो मेंबर होता है इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस, अल्कीन का बोले तो CnH2n क्या होता है? -2 CnH2n, सॉरी अल्कीन का बोलें अगर तो अल्कीन का जो आपका होता है CnH2n-2 होता है। तो ये जो आपका अल्कीन का सदस्य है, जो अल्कीन का सदस्य होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ये अल्कीन या अल्काइन जो होता है ना, असंतृप्त का होता है, और जो अल्केन का होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो C2H4 आपका है ये अल्कीन का, हाँ ये अल्कीन ग्रुप का सदस्य है, इसलिए आपका जो है असंतृप्त हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि कौन यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है? कौन यौगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर C प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल सही जवाब आपका है। एक बात याद रखेंगे कि कार्बन संख्या 3 के बाद जो होते हैं ना ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, 1 2 नहीं। देखिए इथेनॉल, ये मेथ है 2, इसका कार्बन परमाणु कितना? 2 है। यहाँ भी कार्बन परमाणु 2 है, यहाँ पे देख कार्बन परमाणु 3 है। तो कार्बन परमाणु 3 के बाद जो मेंबर्स होते हैं ना जनरली वह ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखें यहाँ प्रोपेनॉल जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या, समान अनुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? मतलब वैसे यौगिक जिसका सूत्र समान हो लेकिन इसका समान सूत्र अनुसूत्र अमान, उसका अनुसूत्र क्या समान हो लेकिन उसका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वैसे यौगिक को क्या कहा जाता है? तो बता दें आपको समावयवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समावयवी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका बता दें, करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D सही जवाब है। C12H22O11 C12H22O11 आपका सही जवाब है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र। तो डियर स्टूडेंट देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, हीरा तथा ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? हीरा तथा ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो बता दें आपको हीरा तथा ग्रेफाइट जो है अप्रूप है कार्बन का, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो बता दें आपको मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ जो है आपका यूरिया है। क्या है? यूरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किडनी के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? किडनी के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या सही जवाब है? नेफ्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, वृक्क जो है उत्सर्जन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। किडनी जिसको बोलते हैं, वृक्क का मतलब किडनी हुआ। किडनी हमारे मनुष्य के शरीर में 2 किडनी पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब भी हो जाता है ना, वह उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, मतलब व्यक्ति जिंदा रह सकता है एक किडनी के अलावा भी। ठीक है, याद रखेंगे किडनी जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो बता दें आपको किडनी के बाहरी भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, डायलाइसिस मशीन की कुंडली बनी होती है। डायलाइसिस के द्वारा क्या होता है ना कि जब किडनी खराब हो जाता है तो किडनी में कुछ जो है डायलिसिस मशीन के द्वारा कुछ सफाई किया जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस मशीन की कुंडली जो होती है किसकी बनी होती है? तो डायलिसिस मशीन की कुंडली बनी होती है, याद रखेंगे सेलुलोज का। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर B आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है, सेलुलोज का बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किडनी का औसत भार क्या होता है? अगला प्रश्न हमारा क्या है, किडनी का औसत भार क्या होता है? तो बता दें आपको किडनी का जो औसत भार होता है, आपको बता दें किडनी का औसत भार क्या होता है? ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब है, 140 ग्राम। 140 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यूरिन का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरिन का रंग पीला किसके कारण होता है? तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। यूरिन का मतलब बोले मूत्र, है ना, जो पेशाब होता है ना, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न क्या है, सेलुलोज क्या है? याद रखेंगे सेलुलोज क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है,
सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो बता दें आपको, विद्युत हीटर की कुंडली जो बनी होती है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, नाइक्रोम का बनी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो बताइए, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके एक क्वेश्चन और आपसे इस वीडियो के अंत में पूछने जा रहा हूँ, आप इसका जवाब वीडियो के अंत में जरूर कीजिएगा। आपका आखिरी क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट आपका जो लास्ट प्रश्न है कि सिंपल सा प्रश्न, आपका कमेंट से जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपको मालूम होगा तो, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? ठीक है ना, एसआई मात्रा क्या होता है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपके पास वीडियो समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, ताकि शेयर करने से आपको सभी दोस्तों को मालूम पड़ जाए इस वीडियो के बारे में। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।